हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जो कि बीएसएफ आरओआरएम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लास 11th का ये टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना देरी करे आज का वीडियो स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो देखिए, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बेसिकली क्या है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है, तो उन्हीं फोर्सेस के अंदर आता है एक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, अब वॉन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर कई तरह के फोर्सेस आते हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा फोर्स है इन चार ऑप्शंस में से जो कि वॉन डर वाल्स फोर्स के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्जन फोर्स, एंड उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, जो डिस्पर्जन फोर्स होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्सेस, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लंदन, तो उन्हीं के नाम पर ये फोर्स को नाम दिया गया है। तो देखिए, जहाँ तक बात है डाइपोल डाइपोल ये फोर्स की, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक डाइपोल होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और एक और डाइपोल होता है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। वहीं अगर एक सिंगल डाइपोल इंड्यूस कर देता है किसी और एक नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर, उसमें भी वो डाइपोल क्रिएट कर देता है, तो दूसरे के अंदर भी जो दूसरा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इस तरह से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने लगता है, एक बॉन्ड बन जाता है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो क्योंकि डाइपोल ने एक मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। वहीं डिस्पर्जन लंदन फोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों फोर्स जो हैं, ये तीनों के तीनों फोर्सेस ये आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलते हैं और इनको वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वॉन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वॉन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर नहीं इंक्लूडेड है। वहीं जहाँ तक बात करते हैं हम लंदन फोर्सेस की, तो ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे H2O2 N2। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिस्टॉर्शन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उनका जो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जो फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। हालांकि ये फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिए हैं, हमें ऑर्डर बताना है कि कौन सा सबसे स्ट्रांग होता है, कौन सा सबसे वीक होता है। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इन सभी चार फोर्सेस में जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सबसे स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचता है ए और सी में। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल इंड्यूस्ड है, डाइपोल डाइपोल है, और लंदन फोर्सेस है। तो मैंने अभी अभी बताया था सबसे वीक कौन से फोर्स होते हैं, लंदन फोर्सेस। तो ये सबसे आखिर में आएगा, और ऑप्शन सी में भी आखिर में दिया हुआ है, तो हमें और चेक करना पड़ेगा। तो डाइपोल इंड्यूस्ड है एंड देन डाइपोल डाइपोल है। तो जो डाइपोल एक दूसरे मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में। ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड देन फिर डाइपोल डाइपोल, एंड फाइनली लंदन फोर्सेस। तो ये करेक्ट ऑर्डर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का ग्राफ किस तरह का होता है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो क्या वो आइसोबार इन नेचर होता है, आइसोथर्म इन नेचर होता है, या आइसोकोरिक इन नेचर होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बॉयल्स लॉ है वो कहता क्या है। तो बॉयल्स लॉ, बेसिकली बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम जो गैस का होता है, किसी भी पर्टिकुलर गैस का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि पीवी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ से हम बॉयल्स लॉ को लिखते भी हैं कुछ ऐसे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, ये एक रिलेशन भी होता है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि बॉयल्स लॉ जो है उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, आइसोथर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोथर्म। यानी कि आइसो मीन्स सेम, थर्म का मीन्स हीट, या जो भी हम हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आइसोथर्म बोला जाता है जो भी ग्राफ हम कांस्टेंट टेम्परेचर बनाते हैं। वहीं आइसोबार यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया जाता है, यानी कि कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए उसके बाद जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं आइसोबार इन नेचर। और ये कौन सी कंडीशन में फॉलो होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर। ठीक है, चार्ल्स लॉ में यही बताया गया था, एट कांस्टेंट प्रेशर उन्होंने बताया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बेसिकली कांस्टेंट रहता है, यानी कि V1/T1 बराबर होता है V2/T2 के। ठीक है, ये क्या था, चार्ल्स लॉ, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर डिराइव किया जाता है। वहीं एक और लॉ होता है गॉस-ज़ैक्स लॉ, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिराइव किया जाता है, और जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या रिलेशन आता है, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि वो जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बनाया गया, तो उसको बोला जाता है आइसोकोरिक इन नेचर। ठीक है, तो वो आइसोकोरिक होता है जो गॉस-ज़ैक्स लॉ का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उसमें कंडीशन क्या बनती है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर कंडीशन बन जाती है, जो प्रेशर होता है, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वहाँ से आता है, P1 और ये इक्वल्स टू T1 हो जाता है। यहाँ से जो प्रेशर होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी लॉस के बारे में, गैस लॉस के बारे में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट प्रेशर। तो P1 P2 P3 P4 इस तरह से कुछ प्रेशर दिए हुए हैं, VT ग्राफ बनाया गया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। हमें बताना है कौन सा प्रेशर का जो ग्राफ है वो सबसे हाईएस्ट प्रेशर शो कर रहा है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टडी करूं इस ग्राफ को, जैसे मान लेते मैंने ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर ये वॉल्यूम है, यहाँ पर ये वॉल्यूम है, यहाँ ये वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम है। तो हम ये जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम किसका है, सबसे नीचे वाली लाइन का, और सबसे नीचे वाली लाइन कौन सी है, P4 की। इसका मतलब P4 क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर होगा। तो इसमें हमें बताना था हाईएस्ट प्रेशर वाला ग्राफ कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज P4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वेजल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम दिया है, इज एट 750 mm प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है। द गैस वाज ट्रांसफर इनटू अ वेजल हुज वॉल्यूम इज 180 मिलीलीटर। तो एक दूसरे वेजल में डाला गया जिसका वॉल्यूम 180 ml दिया है। सो कैलकुलेट प्रेशर इन दिस वेजल। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सिंपल बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमें क्या बताना है, P2 प्रेशर बताना है जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर। P1 कितना था अपना 750, V1 कितना दिया था, तो ये था 120 ml, और यहाँ से हमें V2 का वैल्यू दिया था 180 ml, तो उसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा अपना P2। ठीक है, प्रेशर कितना रहा होगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 3 से काटेंगे 250 पर कटेगा, 250 इंटू में 2 दैट इज़ 500। तो कितना प्रेशर आ गया, 500 mm। ठीक है, 500 mm ऑफ Hg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं,
तो देखिए एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो चार्ल्स लॉ की जब हम डेरिवेशन करते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गैसेस होती है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उनका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अगर और कम हम टेम्परेचर करते हैं तो वहाँ पर गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, जो कि मीनिंगलेस है। ठीक है, यानी कि वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसी टेम्परेचर को, यानी कि जिस टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो ज़ीरो हो जाता है, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द टेम्परेचर एट विच गैस हैज़ ज़ीरो वॉल्यूम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, दिस इज कॉल्ड। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये कौन सा लॉ बेसिकली आता है यहाँ से, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेशर नहीं दिया हुआ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कौन से लॉ में होता है? तो चार्ल्स लॉ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 atm प्रेशर द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज। तो ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में देखे होंगे, ये जो वैल्यूज़ दिए रहते हैं बेसिकली वॉल्यूम के। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर, इसको STP भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो 1 atm प्रेशर अगर बात की जाती है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उसमें जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो कितना लिया जाता है? 22.4 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22.4 लीटर। वहीं अगर इस 1 atm को जब हम 1 बार कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर की यूनिट दोनों होती है, बार भी होती है और atm भी होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब 1 बार प्रेशर लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, तो उस वक्त जो हम वॉल्यूम लेते हैं, मोलर वॉल्यूम, वो कितना होता है? 22.7 लीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? 22.4 लीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की यहाँ पर बात की गई है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? जब कोई भी जो गैस होती है वो किसी पर्टिकुलर होल से बाहर निकलती है किसी भी तरह से, तो वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है ना, तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, उससे ये बेसिकली लिया गया है। तो आपने पढ़ा भी होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें जो रेट होता है ना, वो मैं डायरेक्ट आपको लिख कर बता देता हूँ, फॉर्मूला किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर दो गैसेज हमारे पास हैं तो उनका रेट R1 और R2 अगर इस तरह से दिया होगा, तो ये डायरेक्टली किस पर प्रोपोर्शन होता है? प्रेशर पर। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर से गैस को छोड़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। प्रेशर P1/P2, और इसके साथ में ये रूट के अंदर डिपेंड करता है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या? इनवर्स, यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। तो R1/R2, तो ये हो जाएगा D2/D1। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ में। वहीं टेम्परेचर के साथ और मोलर मास के साथ भी इसका रिलेशन लिख देते हैं। तो डेंसिटी के साथ भी यही होता है, सिमिलरली मोलर मास के साथ भी यही होता है। तो M2/M1, इसका ये मतलब है कि जितनी भारी गैस होगी, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा, जितनी हल्की गैस होगी उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। साथ ही में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ये डायरेक्टली डिपेंड होता है, यानी कि रूट के अंदर हम लिख सकते हैं T1/T2। ठीक है, T1/T2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, हालांकि टेम्परेचर रूट के अंदर आता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। वहीं डेंसिटी और मोलर मास के ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपना? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, दो गैसेज आपको दे देंगे, पूछेंगे किसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, या उनका रेशो निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका ही फॉर्मूले का यूज़ करके। तो जितनी ज़्यादा भारी गैस होगी उतना ही कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस इज इंडिकेटेड बाय वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट ए। ठीक है, तो ये हमें बताना है
तो देखिए जो एक इक्वेशन थी, अगर आपने ये पढ़ी होगी आई होप, वंडर वॉल्स इक्वेशन जिसको बोला जाता है, तो वो इक्वेशन क्या थी, p प्लस में और यहाँ पर आता था a n स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आता था v माइनस में एन बी, ठीक है, एन बी, और ये इक्वल होता था एन आर टी के, एन आर टी, ये रियल गैस इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वंडर वॉल्स कांस्टेंट, वी वॉल्यूम के लिए, पी प्रेशर के लिए, एन नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के लिए, आर कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट होता है। तो यहीं पर यही पूछा गया कि ये जो कांस्टेंट है वंडर वॉल्स कांस्टेंट, इसमें ए का जो ये वैल्यू है या ये क्या डिनोट करता है। तो देखिए जो ए होता है ना, इट्स वैल्यू बेसिकली मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेजर करता है गैसेस के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। वहीं वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बी क्या इंडिकेट करता है। तो जो बी कांस्टेंट होता है ये क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का जो इफेक्टिव साइज है ओवरऑल, तो वो बताता है। यानी कि अगर बी का वैल्यू पूछते तो आंसर क्या हो जाता बी, लेकिन यहाँ ए का पूछा है तो आंसर क्या है, ए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसी से ड्राइव होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वंडर वॉल्स कांस्टेंट ए का यूनिट पूछ लिया है। ए का यूनिट क्या होता है, तो हमें यूनिट बताना है इसका कि ए का यूनिट क्या होता है। तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये क्या था, देखिए p प्लस में ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, ए का यूनिट। अब क्योंकि ये दो चीज़ें अलग अलग ऐड हो रही हैं, तो हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जिनका यूनिट सेम होता है उनको ही ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो बराबर होगा ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर के यूनिट के। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, होमोजिनिटी ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, उसके बारे में जो आप पढ़ते हैं कि दो इक्वेशंस को जो कंसिस्टेंसी चेक की जाती है डायमेंशन फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा था, मैं लिख देता हूँ, प्रेशर का जो यूनिट होगा वो बराबर होगा ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर के यूनिट के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ए का यूनिट निकालना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा शफल करके लिख लेते हैं ऐसे, पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो ए का यूनिट अब निकाल लेते हैं। पी क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब कि लीटर में मेजर किया जाता है, तो लीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो मोल के लिए यूज किया जाता है, उसका स्क्वायर है, तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके ऊपर ले आऊंगा तो मोल की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, मोल -2। तो ये क्या आ गया, यूनिट आ गया ए का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। सिमिलरली आपको बी का यूनिट बताना है मुझे निकाल कर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बी का क्या यूनिट होता है इस रियल गैस इक्वेशन में, बी का यूनिट आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पूछा गया हमसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोला जाता है। तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जो गैस का होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है कि ये क्या है, वो टेम्परेचर है अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो गैस का वो टेम्परेचर जिससे ज़्यादा होने पर उसको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबव विच गैसेस कांट बी लिक्विफाइड। यानी कि अगर इस टेम्परेचर से, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हम किसी भी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, उसको लिक्विड में बदल नहीं सकते अगर वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें रिलेशनशिप पूछा गया बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड और इसके साथ में एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा अपने 5th चैप्टर के अंदर। तो इनको बेसिकली सी से जो आपकी ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम सी के ऊपर जो स्टार होता है उससे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को मैं सी स्टार लिख सकता हूँ, ठीक है। वहीं रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मैं सिंपल सी से डिनोट कर सकता हूँ, और जो एवरेज स्पीड है उसको मैं सी बार से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है।
सी बार से। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ये सी हो गया और ये सी बार हो गया। ठीक है, तो हर एक के लिए मैंने लिख दिया। तो जब हम इसका रेशो निकालते हैं, इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, इनके फॉर्मूलेज आते हैं, तो उनको जब डिवाइड करते हैं ना, वो फॉर्मूले अभी पूरा आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे उसके अंदर। उनको जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो मैं बता भी देता हूँ कि जो सी जो आपका ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होती है रूट के अंदर 2RT अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है रूट के अंदर 8RT अपॉन में पाई मॉलिक्यूलर मास, और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो होती है रूट के अंदर 3RT अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जब रेशो निकालते हैं तो रेशो क्या निकल कर आता है, √3 √8/पाई और √2। तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होता है, करेक्ट रेशो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज √3 √8 यहाँ पर ये पाई आएगा, यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया है तो इसको आप पाई कर लेना। ठीक है, ये ऑप्शन में 11 है तो ये पाई था, और √2, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज मोर देन 1। ठीक है, तो मोर देन 1 पूछा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली आइडियल गैस के लिए यूज किया जाता है। जिस भी गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, ठीक है, Z क्या होता है बेसिकली, तो Z आप निकाल भी सकते हो, जिसको PV अपॉन में NRT बोला जाता है, PV अपॉन में NRT। तो अगर Z का वैल्यू 1 होता है तो ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से इक्वेशन भी आ जाती है PV इक्वल्स टू NRT। तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज मोर देन 1। तो 1 से ज़्यादा किसका होता है, तो इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज H2। ठीक है, H2 हो गया, हीलियम हो गया, इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है 1 से। तो हमेशा ये आइडियल गैस के इक्वेशन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, उससे ये अबव इस तरह से शो करती है ना, ये जितनी भी आपकी इस तरह की गैसेस होती हैं, तो अब जो अगर ये आइडियल गैस की इक्वेशन है तो उससे ऊपर दिखेंगी। कुछ गैसेस इस तरह से भी बिहेव करती हैं, आइडियल गैस से नीचे जाती हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। तो जो Z का वैल्यू पॉजिटिव होता है, 1 से बड़ा होता है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। जिनका 1 से कम होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। जिनका Z का वैल्यू 1 होता है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, वो कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ये कुछ गैसेस दी गई है और उनका जो ए का वैल्यू है, यानी कि जो अभी मैंने आपको रियल गैस इक्वेशन बताई थी, वंडरवॉल्स कांस्टेंट ए के बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड है। कुछ गैसेस का ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सी इसमें से वो गैस है जो कि आसानी से लिक्विफाइड की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ए क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जितना ये ज़्यादा होगा उतने ही आसानी से हम किसी भी गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, उसको लिक्विड में बदल सकते हैं। जितना कम होगा उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फिर इन सभी गैसेस में से अगर हम बात करते हैं तो ए का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, अमोनिया का, दैट इज NH3 का। तो ए का वैल्यू ज़्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है अमोनिया के अंदर, तो उसको लिक्विफाइड करना भी आसान होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो उनको प्रेशर के थ्रू पास पास लाना और आसान होगा, तो वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच कर्व रिप्रेजेंट्स द आइडियल गैस। तो ये तो एनसीईआरटी का ही पूरा ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो जो यहाँ पर बी वाली लाइन है, दैट इज ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है, जो कांस्टेंट प्रेशर पर पीवी का वैल्यू जिसमें कांस्टेंट बना हुआ है किसी भी प्रेशर पर, तो किसी भी प्रेशर पर अगर पीवी का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो उसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर कौन सा कर्व है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी ओनली, यानी कि बी वाला कर्व है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वरी विद टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, किसी भी लिक्विड के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है जिससे कि एक खिंचाव पैदा होता है लिक्विड के ऊपर। जैसे यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, सभी डायरेक्शन में, जिससे वो एक खिंचाव अपने ऊपर महसूस करता है, उसको ही बोला जाता है सरफेस टेंशन।
ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। यूनिट पूछ लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली सरफेस टेंशन होती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होने लगती है, डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिससे इनकी जो सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो विस्कोसिटी के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा, जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, जिसको गाढ़ापन भी बोला जाता है, किसी कोई लिक्विड कितना ज़्यादा गाढ़ा है उसको ही बोला जाता है। और ये होता क्या, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस होता है टू फ्लो पजेस बाय अ लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि उसको फ्लो में इंटरप्ट करता है, ठीक है, उसको ही बोला जाता है क्या, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला भी होता है, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, ये जो हम फोर्स निकालते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या होता था, ईटा टाइम्स, ये ईटा पढ़ा जाता है इसको, ईटा टाइम्स एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाय डी एक्स। ठीक है, ये होता था। और इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं कई बार, तो यूनिट क्या होती है, ईटा की यूनिट पूछी जाती है, तो ईटा की यूनिट होती है पॉइज, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, पॉइज इसकी यूनिट होती है ईटा की। और बाकी अगर बात करते हैं, इसमें पूछा गया है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है विस्कोसिटी पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड क्या होता है, पतला होने लगता है। तो पतला होते होते क्या होता है, जो उसकी विस्कोसिटी होती है, गाढ़ापन होता है, वो कम होने लगता है, दैट इज डिक्रीजेस। यानी कि विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इनवर्स रिलेशन है विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, टेम्परेचर बिलो विच गैस डजंट ओबे और आइडियल गैस लो। तो वो टेम्परेचर जिससे नीचे जो गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, उस टेम्परेचर का क्या नाम है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ऐसे इस टेम्परेचर को बोला जाता है, जिस टेम्परेचर से नीचे कोई गैस आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उसको बोला जाता है बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे नीचे कोई भी आइडियल गैस जो उस टेम्परेचर से नीचे कोई भी जो गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, अ रियल गैस एक्ट्स एज एन आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन। तो किन कंडीशंस के अंदर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो सिंपल सा इसका आंसर है क्या, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर। अगर आपका टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो उस वक्त ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो गैस होती है वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। कौन सी कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के अंदर। तो ये था आज का वीडियो, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।